हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा मैथमेटिक्स में। सितंबर 2022 एनडीए का जो पेपर हुआ है उसके सोल्यूशन के फॉर्मेट में हम लोग ने कई सारे वीडियोस अपलोड किए जा चुके हैं। आज का वीडियो भी हम लोग जो है वो सितंबर 2022 के पेपर के सोल्यूशन के फॉर्मेट में देखेंगे। जो बचे हुए क्वेश्चन हैं आज हम लोग उसको कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 से। 106 क्वेश्चन कहता है कि अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन डज द फंक्शन अटेन्स मिनिमम वैल्यू। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, एक फंक्शन दिया गया है, फंक्शन में आपको मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा गया है। ठीक है, अब अगर हम लोगों को मिनिमम और मैक्सिमम निकालना होता था तो जानते हैं आप हम लोग क्या निकालते थे मैक्सिमम मिनिमम के अंतर्गत, उसमें हम लोग डिफरेंशिएशन करते। तो आपके पास जो एफ एक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको एफ एक्स दिया गया है, यहाँ पर आपको एफ एक्स की वैल्यू दी गई है। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है पी सेक एक्स का होल स्क्वायर, पी सेक एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का क्यू कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर, प्लस का क्यू कॉसेक एक्स का होल स्क्वायर। अब ये देखना है हमको, इसमें अगर हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेन बतानी है तो उसके लिए हमको इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अब हम लोग इसका अगर डिफरेंशिएशन शुरू करें तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा पी एफ का डिफरेंशिएशन हो जाएगा एफ डैश एक्स, और पहले पावर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आ जाएगा पी टू पी सेक एक्स, और फिर पी सेक एक्स का करेंगे तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये आपका डायरेक्ट फंक्शन बन जाएगा टू पी स्क्वायर और सेक स्क्वायर एक्स इंटू में टेन एक्स। ठीक है, ये तो हम लोग ने पहले टर्म का डिफरेंशिएशन कर दिया। और प्लस अब अगर हम लोगों को टू क्यू कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कॉसेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉस एक्स कॉट एक्स, और उसके बाद टू क्यू सेक एक्स का करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का टू क्यू स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉट एक्स। ये हो गया दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन। ठीक है, फिर क्या काम करते थे, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए हमको चाहिए होते थे क्रिटिकल पॉइंट, और क्रिटिकल पॉइंट जो मिलते थे उसके लिए हम लोग एफ डैश एक्स जो आता था उसको जीरो के इक्वल करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट के लिए हमको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो करने पर जब हम लोग इसको एफ डैश एक्स को जीरो के इक्वल करेंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स, पी स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स और इक्वल्स टू ये बनेगा क्यू स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स और इंटू में कॉट एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स। ठीक है, ये बन जाएगा यहाँ पर कॉट एक्स। ठीक, अब आगे क्या काम करना है, आपके जो ऑप्शन है वो देखिए उसमें आपको Q अपॉन P और P इंटू क्यू के फॉर्मेट में देखना है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग Q अपॉन P की वैल्यू निकालें तो यहाँ से आपको मिलेगा Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर की यहाँ से आपको पास वैल्यू मिल जाएगी, जो मिलेगा आपको कॉस की साइन की पावर 4x और अपॉन में कॉस की पावर 4x। जब आप सेक और टैन को इन सब को साइन और कॉस में ब्रेक करेंगे, कॉसेक और कॉट को साइन और कॉस में चेंज करेंगे तो हमारे पास क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी साइन की पावर 4x अपॉन कॉट की पावर 4x। तो देखिए जब हम लोग इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा क्यू अपॉन पी, और पावर 4 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होती है, ये बन जाएगा आपके पास टैन स्क्वायर एक्स, यानी कि Q अपॉन P की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी टैन स्क्वायर एक्स। तो इस बिहाफ पर आपका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 107 में भी आपके पास मिनिमम वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है आपकी बार वो एक सिग्मा फंक्शन के फॉर्मेट में दिया गया है, तो उसको भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में बताना है तो आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो जे की वैल्यू यहाँ से दी गई है 127 और x माइनस जे का होल स्क्वायर, ये आपके पास फंक्शन की वैल्यू दी गई है। तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर दें तो एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी
सिग्मा पर डिफरेंशिएशन का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये भी आपके पास j की वैल्यू 1 to 7 बनी रहेगी, और 2 टाइम्स ऑफ x माइनस जे का हो जाएगा 2x माइनस, यानी कि जो पावर है उसको हम लोग x की पावर n के अकॉर्डिंग करेंगे तो nx की पावर n माइनस 1 बन जाएगा, तो यहाँ पावर जो होगी वो 1 बचेगी। अब अगर हम लोग इसको सिग्मा को ओपन करें, सिग्मा को ओपन करने का मतलब क्या हुआ कि j की वैल्यू को हम लोग 1 to 7 रखें और सबको हम लोग बीच में प्लस के फॉर्मेट में प्लस में लगाते जाए, ठीक है। तो देखिए क्या बन जाएगा, 2 तो एज इट इज बाहर रहेगा ही रहेगा। अब हम लोग j की वैल्यू चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो बन जाएगा ये 2 और j की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो बनेगा x माइनस 1, फिर प्लस j की वैल्यू 2 रखेंगे तो हो जाएगा x माइनस 2, फिर j की वैल्यू 3 तो x माइनस 3, फिर j की वैल्यू 4 तो x माइनस 4, इसी तरीके से x माइनस 5, ठीक है, x माइनस 5, और फिर प्लस x माइनस 6 और फिर प्लस x माइनस 7, ठीक। ये हम लोग क्या निकालना है, ये भी हम लोग f डैश x ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको f डैश x की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप इन सबको ऐड कर देंगे तो 2 टाइम्स और मिलेगा आपको 7x और माइनस का 28, इन सबको जब ऐड कर लेंगे 28। अब मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के लिए आपको चाहिए क्रिटिकल पॉइंट, है ना, और तो उसके लिए x की वैल्यू चाहिए आपको, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, f डैश x को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। वही जो प्रोसीजर है उसी प्रोसीजर को हम लोग यहाँ अपनाएंगे। f डैश x की वैल्यू आपने निकाले 2 टाइम्स ऑफ 7x माइनस 28, जब इसको आप 0 के इक्वल करेंगे तो आ जाएगा 7x इज इक्वल टू 28, दैट इज x इज इक्वल टू 7 4 या 28, यानी x बराबर 4, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। x की वैल्यू 4 आ जाएगी, इस यहाँ पर आपके पास जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 108। अब 108 थोड़ा सा आपका जो है वो घुमावदार क्वेश्चन है, ठीक है। 108 जो है थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन है, बहरहाल इसमें अगर आपको इनइक्वालिटी पर थोड़ा कमांड है तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। चलिए इसमें देखिए एक आपको फंक्शन दिया गया है और f की वैल्यू दी गई है मॉड ऑफ x प्लस 1, जब मॉड x जो है 0 से 3 हो और 1 जब x की वैल्यू 1 हो, तो इसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो पहले तो आप इनइक्वालिटी को समझिए, पहली जो इनइक्वालिटी दी गई है वो दी गई है 0 x और फिर सॉरी ये मॉड x है और फिर दिया गया है 3, ठीक। हम लोग ने एक इनइक्वालिटी पढ़ रखी है कि व्हेन, इनइक्वालिटी क्या कहती है कि व्हेन आपके पास कुछ इस तरीके का हो कि a लेस देन इक्वल टू मॉड x और लेस देन इक्वल टू b, तब जो x होता था ना वो बिलोंग करता है, x बिलोंग करता है आपके पास माइनस b टू माइनस a माइनस b कॉमा माइनस a और फिर यूनियन a कॉमा b, यूनियन a कॉमा b, a कॉमा b, ये इनइक्वालिटी होती है। तो अगर हम लोग इसी का इस्तेमाल करें इसमें तो आपके पास यहाँ से x जो बनेगा वो बनेगा x बिलोंग टू माइनस का 3 कॉमा 0 और यूनियन 0 कॉमा 3। इस इनइक्वालिटी का अगर हम यूज करें तो ये देखिए ये आपका बन जाएगा। अब आप फंक्शन पर चले जाइए, जो आपको क्वेश्चन दिया गया था ना, अब उस पर हम लोग चलते हैं। तो आपका क्वेश्चन अब बन जाएगा f(x) इज इक्वल टू, और फंक्शन क्या दिया गया है, फंक्शन दिया गया है मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1, मॉड ऑफ x प्लस 1 व्हेन x जो है वो आपका 0 से सॉरी मॉड x जो है वो 0 से लेकर के कहाँ तक गया हुआ है, गया हुआ है 3 तक, ठीक है। और f(x) की वैल्यू 1 है एट x इज इक्वल टू 0, x बराबर 0 पर 1 है। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो जो f(x) है, अब हम लोग जो इनइक्वालिटी चेंज करी है ना उस बिहाफ पर अगर हम लोग देखें तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो हमारे पास इंटरवल आया, ये इसके 2 पार्ट हैं, एक -3 से 0 है और एक 0,3 है। तो -3 से 0 के बीच में देखिए जितने भी टर्म होंगे वो क्या होंगे, वो निगेटिव होंगे, और मॉड x भी अपने अंदर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की वैल्यू रखे होता है। तो जब हम लोग निगेटिव x को डालेंगे ना तो जो मॉड होगा वो निगेटिव के फॉर्म में देगा, यानी कि अब जो x बनेगा, अगर हम पहले इंटरवल की बात करें तो ये मॉड x प्लस 1 टूटेगा, मॉड ऑफ x माइनस का माइनस x प्लस का 1 व्हेन x बिलोंग टू
वन एक्स बिलोंग टू -3,0। जब हमारा x का इंटरवल जाएगा -3,0 तो हमारा जो फंक्शन का जो मॉड x था वो -x में ब्रेक होगा। फिर अगेन जब हम लोग 0 से आगे बढ़ेंगे यानी कि पॉजिटिव में जाएंगे, तो पॉजिटिव जब 0 से 3 में हमको पॉजिटिव नंबर मिलना शुरू होंगे तो जो मॉड x होगा वो प्लस में मिलेगा, यानी कि x+1 बन जाएगा व्हेन x बिलोंग टू 0,3। यानी कि जब हमारे पास 0,3 इंटरवल होगा तो हमारा जो फंक्शन में मॉड x था वो प्लस में आ जाएगा, और x बराबर 0 पर 1 तो दिया ही हुआ है। बस इसमें यही, इस क्वेश्चन का यही की पॉइंट है कि आपको अपने फंक्शन को इस फॉर्मेट में चेंज करना था। अब आप समझिए पहला स्टेटमेंट क्या था, फंक्शन अटेन मैक्सिमम वैल्यू ओनली एट x = 3। अब कहता है कि क्या फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू को केवल 3 पर अटेन करेगा, यानी कि x बराबर 3 के लिए ही क्या फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू देगा। देखिए अब इसमें आप समझिए कि ये जो स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत दिया हुआ। क्यों गलत दिया हुआ है कि अगर आप देखिए x बराबर 3 लेते हैं, अगर x बराबर 3 पर हम लोग चेक करें तो हमारा फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी। देखिए x बराबर 3 पर हमारे पास फंक्शन की जो वैल्यू आएगी वो x+1 के होगा। यहाँ पर अगर हम लोग 3 रखें तो हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4। चलिए ठीक है भाई, मान लिया। लेकिन अगर हम लोग x बराबर -3 ले रहे हैं, अगर x बराबर -3 ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी हमारे पास जो फंक्शन था, अब क्या है वो फंक्शन -x+1। अगर हम लोग x जगह यहाँ पर -3 रखें तो क्या बनेगा, -3 + 1, ये भी आपका 4 बन जाएगा। यानी कि जो फंक्शन है वो 3 पर भी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर रहा है और -3 पर भी अटेन कर रहा है। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट गलत दिया गया है कि केवल और केवल 3 पर नहीं बल्कि 3 और -3 दोनों पर ये स्टेटमेंट अटेन करेगा। और सेकंड पॉइंट दिया गया है द फंक्शन अटेन लोकल मिनिमम ओनली एट x = 0। लोकल मिनिमम ओनली एट x = 0। तो देखिए ये पॉइंट है वो सही है। क्यों सही है, देखिए x बराबर 0 हमारा पहले इंटरवल में भी नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, और x बराबर 0 के लेफ्ट में और राइट में ही क्या हो रहे हैं, हमारे जो फंक्शन की जो टर्म है जो x है वो क्या हो रहा है, वैल्यू को चेंज कर रहा। ठीक है, प्लस दोनों दे रहा। तो इसका मतलब इसमें केवल और केवल पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है। यानी कि इसमें आपका ओनली 2 होगा, वो सही हो जाएगा। बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास 109 में एक आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, बड़ा ही आसान सा ये भी है। इसमें देखिए एक प्रॉपर्टी का यूज होने वाला है। fx की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, fx = दिया गया है 0 to 1 log 1/x - 1 dx। ये आपका छोटा सा फंक्शन दिया गया है। अब अगर हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो हो जाएगा, देखिए 0 to 1 log 1/x - 1 में अगर एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 1 - x और अपॉन का x आएगा। और हम लोग log m/n की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये x को डिवाइड वाले को, डिनोमिनेटर के x को माइनस का log x के फॉर्म में अलग कर देंगे। ठीक है, और आगे लगा हुआ है dx। यानी कि जो आपका ये क्वेश्चन था वो उस फॉर्म में चेंज हो गया। पहले हम लोग ने एलसीएम लिया, फिर log m/n की प्रॉपर्टी से ये अलग कर दिया। अब हम लोग जानते थे कि प्रॉपर्टी नंबर 4, इसको हम लोग किंग प्रॉपर्टी कहते थे। वो क्या कहती है, वो कहती है कि 0 to a और fx dx जो होता है, 0 to a fx dx जो होता है वो क्या होता है, अगर प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 0 to a और f a - x dx के इक्वल होता है। 0 to a fx dx 0 to a f a - x dx के इक्वल होता है। ठीक, अब यही प्रॉपर्टी को अगर हम जहाँ लगाएं, ये आपका मान लिया, इसको हमने i का नाम दे दिया, तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए दोबारा हम अपनी प्रॉपर्टी इसमें क्वेश्चन में लगा दें तो हो जाएगा 0 to 1 log x की जगह अब 1 - x के रिप्लेस करेंगे तो 1 - x। ठीक है, और माइनस का log और x को हम लोग a - x यानी 1 - x से रिप्लेस कर देंगे। ये हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 0 to 1 और log 1 - 1 आपका यहाँ से बचेगा x और माइनस का log 1 - x। अब हम लोग ने अगर इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का नाम दे रखा है और इसको अगर इक्वेशन नंबर सेकंड का नाम दे रखा है और दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दें तो i + i यहाँ से हो जाएगा 2i। और देखिए ये log x प्लस का, ये log x माइनस, ये log 1 - x प्लस का, ये माइनस का हो जाएगा, यानी कि 0 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको i की वैल्यू मिल जाएगी 0। यहाँ से i की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 110 जो क्वेश्चन है वो आपका इंटीग्रेशन पर बेस्ड है लेकिन इसमें जो प्रॉपर्टी यूज होनी है वो पीरियड ऑफ फंक्शन की प्रॉपर्टीज में यूज होनी है। तो 110 क्वेश्चन में कहता है कि 0 से π/2 तक इसकी इंटीग्रेशन की लिमिट दी गई है और जिसका इंटीग्रेशन करना है फंक्शन वो देता है sin की पावर 4x और प्लस cos की पावर 4x और dx। इसकी वैल्यू आपको दी गई है k। तो आपसे जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट है 0 to और 20 पाई 0 to 20 पाई और sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, sin की पावर 4x और प्लस cos की पावर 4x। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। देखिए इस क्वेश्चन में अगर हम लोग ये जो फंक्शन दिया गया है sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x, इसका अगर हम लोग पीरियड की बात करें तो पीरियड ऑफ फंक्शन जो इसका होगा वो π/2 होगा। पीरियड ऑफ फंक्शन जो इसका बनेगा वो कितना बनेगा π/2। ठीक है, π/2 क्यों बनेगा? क्योंकि फंक्शन की पीरियड की जो डिफिनीशन है वो ये कहती है कि अगर x को उस पीरियड से प्लस कर दिया जाए, यानी कि जो फंक्शन की पीरियड की डिफिनीशन है कि f(x + t) की वैल्यू अगर फिर से पलट करके fx आ जाए तो ये जो t होता है ना, ये इसका क्या होता है? पीरियड कहलाता है। t इसका पीरियड कहलाता है। अब अगर हम लोग बात करें इसमें, अगर x की बात करें तो अगर इस पूरे फंक्शन में अगर x की जगह π/2 प्लस x कर देंगे तो ये फंक्शन फिर से क्या होने लगेगा? रिपीट करेगा। यानी कि अगर हम लोग ये फंक्शन दिया गया है fx, ये फंक्शन आपके पास fx है, तो इसको अगर हम लोग रिप्लेस कर दें, यहाँ x की जगह x प्लस π/2 कर दें, x प्लस π/2 कर दें, तो ये जो sin की पावर 4x है ये cos की पावर 4x बदल जाएगा और cos की पावर 4x ये sin की पावर 4x बदल जाएगा, यानी कि x प्लस π/2 की वैल्यू फिर से fx आ जाएगी। यानी कि इसका जो पीरियड है वो कितना है? π/2 है। तो बस, और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर 0 से लेकर nt 0 to nt fx dx होता है, 0 to nt fx dx होता है, तो इसकी वैल्यू हो जाती है n टाइम्स ऑफ 0 to t fx dx, n टाइम ऑफ 0 to fx dx। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज करते हुए अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को देखें तो 20 को कितना लिखा जा सकता है? 20 को लिखा जा सकता है 0 to 40 इंटू π/2। 20 पाई को कितना लिख सकते हैं? 40 इंटू π/2 लिख सकते हैं, और इस हमने इसको fx कह दिया, ठीक है, और dx हो गया। तो 40 आपका बाहर आ जाएगा और 40 और 0 to π/2 fx dx की वैल्यू k दी गई है, तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 40 के, इसका क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, 40 के आंसर हो जाएगा, यानी कि इसमें जो डी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 101, इसमें भी आपका इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है कि -π/2 से प्लस π/2, -π/2 टू प्लस π/2 और e की पावर cos sin x, e की पावर cos x, e की पावर cos x इंटू साइन x और प्लस e की पावर sin x इंटू cos x, e की पावर sin x और इंटू में cos x dx, ये इसकी इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दो पार्ट हैं, इन दोनों पार्ट को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये वाला जो फंक्शन है वो आपका ऑड फंक्शन है। ये वाला फंक्शन क्या है? ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जब आप x की जगह -x से इसको रिप्लेस करेंगे तो ये माइनस का एफेक्ट दे देगा। ठीक है, यानी कि साइन माइनस थीटा की वैल्यू माइनस साइन थीटा होगी, जो कि पूरे फंक्शन को माइनस के फॉर्मेट में चेंज कर दी। और ऑड फंक्शन में अगर -a to a होता है तो इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू 0 होती है, यानी कि जो पहला वाला इंटीग्रेशन था इसकी वैल्यू 0 आ गई। और प्लस e की पावर इंटीग्रेशन बचा कितना? -π/2 से प्लस का π/2 और e की पावर sin x cos x, e की पावर sin x इंटू cos x। अब इसको करना बड़ा आसान है, क्योंकि अगर हम लोग sin x को t मान लेंगे तो ये cos x dx बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अगर sin x को t मान लें, sin x को अगर sin x इक्वल टू t लेट कर लें तो sin x का डिफरेंशिएशन तो हो जाएगा cos x dx, cos x dx इक्वल टू dt में चेंज हो जाएगा ये। ठीक है, तो cos x dx जगह dt आ जाएगा, और जो आपके पास जो लिमिट है -π/2 से प्लस π/2
वो उसको एज इट इज रहने देते हैं। तो फंक्शन बन जाएगा -π/2 से प्लस का π/2 और e की पावर साइन एक्स की जगह टी आ जाएगा, cos एक्स dx की जगह dt आ जाएगा। तो e की पावर t का इंटीग्रेशन हो जाएगा e की पावर t और प्लस का c। अब t की वैल्यू रख दीजिए तो हो जाएगा e की पावर साइन एक्स, और लिमिट दी गई थी आपके पास -π/2 से प्लस π/2, -π/2 से प्लस π/2। अब अगर हम लोग लिमिट लगा देंगे तो e की पावर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो -π/2 की वैल्यू हो जाएगी -1, यानी e की पावर π/2 की वैल्यू 1 और e की पावर -1 आ जाएगा। यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा e² माइनस का 1 और अपॉन में e, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112। 112 में देखिए आपके पास एक फंक्शन दिए गए हैं, 3 फंक्शन दिए गए हैं। इसका हमने ग्राफ थोड़ा सा पहले से बना के रखा हुआ है ताकि आसानी रहे। तो देखिए x² और प्लस का y² और इज इक्वल टू π²। ये क्या है? सबसे पहले ये एक आपको सर्किल दिया गया है। फिर y इज इक्वल टू साइन एक्स, ये क्या है? ये एक आपके पास y इक्वल टू साइन एक्स, ये आपके पास एक साइन एक्स का फंक्शन है। और x बराबर 0 जो है ना, x बराबर 0, ये आपको है, आपके पास है ये y एक्सिस का फंक्शन जो है इक्वेशन होती है। अब अगर हम लोग अपने क्वेश्चन को ध्यान से देखें, ठीक, आप अपने इसको ध्यान से देखें तो ये जो दिया गया है, ये जो आपके पास है, देखिए ये क्या है? ये पूरा का पूरा x² प्लस y² इज इक्वल टू π² है। और उसके बाद ये जो देखिए y बराबर साइन एक्स का, ये आपके पास फंक्शन, ये y बराबर साइन एक्स का है और ये x बराबर 0 है। अब इन तीनों से मिल करके हमारा जो फंक्शन तैयार हो रहा है, इन तीनों से मिल करके जो हमारा एरिया बन रहा है, वो एरिया क्या है? वो एरिया जो है ना, उसको अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इन तीनों का यूज करते हुए एरिया आपका ये बन रहा है, ठीक है, ये एरिया बन रहा है, ये वाला, ठीक। तो ये जो एरिया है इसकी वैल्यू कैसे आ सकती है? जब हम लोग 0 से π/2, हम क्या करें, जब हम लोग 0 टू पाई वाला जो फंक्शन आपको दिया गया है, इसमें अगर हम लोग एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी सर्किल का एरिया निकाल करके उसमें से अगर साइन एक्स के एरिया को घटा देंगे तो आपके पास जो रिक्वायर्ड एरिया है वो आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो एरिया है, रिक्वायर्ड वाला एरिया है, ये आ जाएगा, ये वाला रिक्वायर्ड एरिया आपको मिल जाएगा, ठीक है, ये वाला ये मिल जाएगा। इसी को बताना है आपको। तो क्या करना पड़ेगा आपको कि एरिया ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्किल कहाँ का? फर्स्ट क्वाड्रेंट का। उसमें से अगर हम लोग माइनस कर दें एरिया ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स, अगर एरिया y इक्वल टू साइन एक्स को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये जो आएगा, ये क्या आएगा? ये आपके पास बन जाएगा रिक्वायर्ड एरिया। यही हमारा क्या बनेगा? ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो अब बात आती है कि y इक्वल टू साइन एक्स का एरिया हम लोग निकाल लें। लिमिट क्या यूज करेंगे? तो लिमिट देखिए ये हो जाएगा 0 और ये जो है इसका जो दूसरा पॉइंट है वो पाई है क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो पाई है। और जो हमारे पास y बराबर साइन एक्स होता है उसका भी जो पहला 0 से पाई तक ही उसकी पहले भी मतलब मैक्सिमम मिनिमम मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो लिमिट ले लेंगे हम लोग 0 टू पाई, लिमिट ले लेंगे 0 टू पाई और साइन एक्स डी एक्स। लिमिट हो जाएगा 0 टू पाई और साइन एक्स और डी एक्स, ठीक है, 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। अब साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस एक्स और फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 टू पाई। तो 0 टू पाई अगर हम लोग रखेंगे तो कॉस पाई की वैल्यू -1, तो बाहर माइनस तो लगा ही है, कॉस पाई की वैल्यू -1 और माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 आ जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा 2 यूनिट स्क्वायर। ये तो मेरा साइन एक्स का। अब एरिया ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ सर्किल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा?
क्योंकि हम लोग पूरा एरिया जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर, और यहाँ आर यानी जो रेडियस दी गई है वो भी पाई दी गई है, तो आर की जगह भी पाई हो जाएगा। और हमको पूरा जो एरिया जो सर्किल है वो 4 बराबर पार्ट में डिवाइड है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, बाई 4 करना पड़ेगा, यानी कि एरिया ऑफ सर्किल फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिलेगा पाई क्यूब अपॉन 4। इसलिए एरिया ऑफ रिक्वायर्ड एरिया यानी एरिया जो आपके पास रिक्वायर्ड है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एरिया रिक्वायर्ड की वैल्यू हो जाएगी, सर्किल में से y बराबर साइन एक्स को हटाना पड़ेगा, यानी कि पाई क्यूब अपॉन 4 और माइनस का 2, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतने यूनिट स्क्वायर। चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 113 113 क्वेश्चन में देखिए दो जो है स्टेटमेंट दिए गए हैं, और दोनों में पहले में डिग्री और ऑर्डर के बारे में पूछा गया। तो फर्स्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है उसमें देखिए दिया गया है dy बाई डी एक्स, और प्लस का दिया गया है कॉस, और जो dy बाई डी एक्स है वो कॉस के थीटा के फॉर्मेट में आया हुआ है, dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इक्वल टू दिया गया 0, और कहा गया इसकी जो है डिफरेंशियल इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 है। अब देखिए इसमें जो कॉस के अंदर dy बाई डी एक्स है, इस वजह से इसकी डिग्री को जो है डिफाइंड नहीं किया जा सकता, यानी कि इसकी डिग्री 1 नहीं हो सकती, नहीं डिफाइन करी जा सकती। और जो दूसरी वाली दी गई है उसमें देखिए dy बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 दी गई है, तो इसकी ऑर्डर क्लियर करी जा सकती है लेकिन डिग्री क्लियर नहीं करी जा सकती है, यानी कि जिसमें जो दूसरा स्टेटमेंट दिया गया इसकी कि dy बाई डी एक्स स्क्वायर की पावर 3 प्लस डी कॉस dy बाई डी एक्स बराबर 0, इसकी ऑर्डर 2 है, तो ये आपका स्टेटमेंट सही है, यानी कि इसमें जो आपका जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, यानी कि केवल और केवल आपका 2 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 में आपके पास कहा जाए व्हाट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एक्स ओरिजिन एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, यानी कि आपके पास अब आपको ऐसा पैराबोला चाहिए जिसकी जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पर हो और पॉजिटिव वाई एक्सिस पर उसका एक्सिस हो। देखिए इस टाइप का जो है आपके पास क्या होगा, कुछ पैराबोला होगा। ठीक है, इस टाइप का कुछ पैराबोला होगा, ये हमने बना दिया, और ये ओरिजिन पर इसका वर्टेक्स आ गया। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है, 0,0 पर है। ठीक है, 0,0 पर इसका वर्टेक्स है। अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर पॉजिटिव वाई एक्सिस पर वर्टेक्स हो एक्सिस हो और वर्टेक्स के पास 0, 0 हो, तो इसका जो इक्वेशन होती थी, जो जनरल इक्वेशन होती थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन जो होती थी एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू 4ay। ठीक है, इस टाइप का ये क्या बनेगा, ये पैराबोला बनेगा। अब अगर हमको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है तो हमको जो इसमें एक बार कांस्टेंट आया है ए, इसी को हमको हटाना पड़ेगा, तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x और प्लस इक्वल टू 2x इक्वल टू और y का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4a, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स। ठीक, 4a dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 4a की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास 4a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4a की वैल्यू आ जाएगी 4a इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 2x और इनटू में dx अपॉन dy, 2x इंटू dx अपॉन dy, ये 4a की वैल्यू आ गई। अब अगर 4a की वैल्यू आ गई तो 4a की वैल्यू को उठा करके रख दीजिए, तो 4a की वैल्यू को अगर हम लोग रख दें तो क्या बन जाएगा, इस 4a की वैल्यू को उठा करके अपने मेन इक्वेशन में रख दें तो बनेगा जी एक्स स्क्वायर और इक्वल टू 4a की जगह हो जाएगा 2x और इनटू में, अच्छा यहाँ पर dx अपॉन dy हो जाएगा, सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर हो जाएगा dx अपॉन dy। ठीक है, dx अपॉन dy हो जाएगा 2x और इनटू में 4a की जगह 2x इंटू dx अपॉन dy, dx अपॉन dy और इनटू में y। हमने 4a की वैल्यू को निकाला और अपनी मेन इक्वेशन में उठा करके रख दिया कि एक x से एक x ये हो जाए कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से आपको मिल जाएगा x dy बाई डी एक्स, यहाँ से आपको मिल जाएगा x, अब dy बाई डी एक्स को अगर हम लोग इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो x dy अपॉन डी एक्स और फिर माइनस का 2y और इक्वल्स टू 0, ये आपका इक्वेशन आ जाएगी, यानी कि जो इसमें बी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 115
115 कहता है कि आपके पास अब की बार जो है एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, dy बाई डी एक्स माइनस का कॉस डी एक्स dy बाई डी एक्स dy प्लस डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है कि डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है dy अपॉन डी एक्स, सॉरी dy माइनस डी एक्स, dy और माइनस का डी एक्स और फिर प्लस कॉस एक्स और इनटू में लिखा हुआ है dy प्लस डी एक्स और इक्वल्स टू 0, dy प्लस डी एक्स इक्वल्स टू 0, ये लिखी हुई है। अब इसको हमको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है तो इसके लिए हम लोग क्या करें कि इसको पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर दें। अगर इस पूरी इक्वेशन को dx से डिवाइड कर देंगे तो ये बन जाएगा dy अपॉन डी एक्स माइनस का 1 और प्लस कॉस एक्स, और इसको भी अगर हम लोग dx से डिवाइड करेंगे तो बनेगा dy अपॉन डी एक्स और प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, ये बन जाएगा। फिर इसके बाद क्या काम कर सकते हैं, इसके बाद हम लोग dy अपॉन डी एक्स वाले टर्म्स को कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग dy अपॉन डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो देखिए यहाँ से बनेगा 1 और यहाँ से बनेगा प्लस का कॉस एक्स, और दूसरे टर्म क्या बचेंगे, बचेगा -1 प्लस का कॉस एक्स। जब हम इसको दूसरे साइड भेज देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। तो यहाँ से आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन में 1 प्लस का कॉस एक्स। ठीक है, ये dy अपॉन डी एक्स की आपने वैल्यू निकाल ली। फिर क्या काम कर सकते हैं, अब ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन बन गया। देखिए 1 का कॉस एक्स का ऐसा फॉर्मूला था कि 1 खत्म हो जाए, तो हम लोग जानते हैं 1 माइनस का 1 प्लस का 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, ये हमने कॉस एक्स का लग दिया और अपॉन 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, दोनों फॉर्मूले लग दिए। तो यहाँ से आपको dy अपॉन डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, dy अपॉन डी एक्स बराबर मिल जाएगा, जब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर ये बन जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, और फिर हम लोग जब इसको dy और dx को अलग करेंगे तो बनेगा ये dy इज इक्वल टू tan स्क्वायर एक्स बाई 2 और इनटू में dx। ठीक है, ये बन जाएगा। फिर अब हम लोगों को जब इसको कैलकुलेट करना है दोनों साइड में क्या लगा दें, इंटीग्रेशन करते हैं, दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dy का बन जाएगा y, और जानते हैं हम लोग tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो, ये सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 के फॉर्म में इसको लिखना पड़ेगा, और फिर सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का जब हम लोग डिफरेंशिएट इंटीग्रेशन करेंगे तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ tan एक्स बाई 2, और माइनस 1 का जब करेंगे तो बन जाएगा माइनस का x और प्लस का c। यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि जो इसमें सी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 116 में आपके पास कहा गया है कि जो है x इज द मीन ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल टर्म्स, यानी कि जो x है वो क्या है, मीन ऑफ x की वैल्यू दी रखी है, मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि जो n जो आपका n x है वो लिखा हुआ है सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n, सिग्मा n स्क्वायर अपॉन n, ये लिखा हुआ है सिग्मा n स्क्वायर और अपॉन n, यानी कि जो n टर्म्स हैं, ठीक है, उनका स्क्वायर किया जाए और फिर उनका क्या कर दिया जाए, मीन कर दिया। मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। ठीक है, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर का मीन, ये x हो गया, और y कहा गया है y विद द स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट, यानी कि जो y है वो स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, y है वो स्क्वायर ऑफ मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, यानी कि जो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है जो उनका मीन है, जो y है वो उसका स्क्वायर है। ठीक, बात समझ में आ गई। तो जो x है वो मीन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, और y जो है वो मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर का स्क्वायर है। तो फिर आपको पास कहा जाए कि x अपॉन वाई की वैल्यू 55/42 दी गई है।
देखिए ये x अपॉन वाई अब निकाल लीजिए, x अपॉन वाई करें तो ऊपर बनेगा सिग्मा एन स्क्वायर का फॉर्मूला n प्लस 1 और 2n प्लस 1 और अपॉन में 6 और होल अपॉन में n लिखा हुआ है तो ये 6n हो जाएगा, और होल अपॉन अगला लिखा हुआ है सिग्मा n का स्क्वायर, सिग्मा n की वैल्यू होती है n प्लस 1 अपॉन 2, तो हो जाएगा n स्क्वायर और n प्लस 1 का स्क्वायर और अपॉन 2 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा अपॉन में 4 और n का स्क्वायर हो जाएगा n स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग क्या करें, कैलकुलेट करें। देखिए जो कटे पिटे उसको काट पीट दिए तो n स्क्वायर से एक n से n कट जाएगा, तो x अपॉन वाई की वैल्यू आपको दी गई है 55 अपॉन 42, 55 अपॉन 42 ये n की जगह आ जाएगा, और इक्वल्स टू, और यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा, अगर हम लोग इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो एक n से n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 कट गया, ये n से ये n कट गया, ये n से ये n कट गया, n प्लस 1 से n प्लस 1 बच गया, तो आपके पास बचेगा ऊपर 2n प्लस 1 अपॉन में 6 बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे एक n बचेगा, एक n प्लस 1 बचेगा और अपॉन में 4n बचेगा। ठीक है, और 4n बचेगा अपॉन में, तो देखिए ये n से ये वाला n भी कट जाएगा। अब बचा और 2 3 ज़ा और 2 2 ज़ा। ठीक है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो मिलेगा ये 55 अपॉन 14 और इक्वल्स टू 4n प्लस 2 को जब हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे तो हो जाएगा 4 का n प्लस का 2 अपॉन में n प्लस 1। फिर आप इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करेंगे तो n की वैल्यू हो जाएगी, वो आ जाएगी 27। ठीक है, यानी कि जो आपका सी ऑप्शन है उससे हो जाएगा, n की वैल्यू 27, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कंपोजिट नंबर इन लिस्ट ऑफ 1 to 50? 1 से 50 तक की जो संख्याएं हैं, जो नंबर्स हैं, उनके बीच में कंपोजिट नंबर आना। ठीक है, अब कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? ठीक, हमको क्या करना पड़ेगा कि पहले तो ये देखें कि कंपोजिट नंबर ज़्यादा होंगे कि जो आपके प्राइम नंबर हैं वो ज़्यादा होंगे। अगर हम लोग 1 से लेकर के 50 के बीच के प्राइम नंबर्स निकाल लें तो हमारे टोटल से अगर हटा देंगे तो कंपोजिट नंबर आ जाएंगे। तो यानी कि हमको क्या निकालना है, इसमें हम लोगों के लिए आसान ये पड़ेगा कि इसके पहले प्राइम नंबर गिन डालें। देखिए 1 to 50 में प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 1 to 50 में प्राइम नंबर हो सकता है 1 हो सकता है, 2 प्राइम नंबर ऐसे नंबर जो खुद से और 1 से डिवाइड हो, 3 हो जाएगा, 5 7 11, फिर और 5 7 11 और 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 हो जाएगा, 19 और 23 और 29, फिर 31 37 और 41 43 47। ठीक है, कोई छूट तो नहीं रहा। 1 2 3 5 7 11 13 17 19 22 31 37 41 43 47, जितने हो गए, कितने ये क्या हो गए, इतने नंबर हो गए हमारे पास, ये प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अब अगर हम लोग टोटल में से प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी को हटा देंगे तो हमको मिल जाएगा कंपोजिट नंबर होने के। अब कितने टोटल नंबर में है तो 1 2 3 4 5 6 7 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 आ रहे हैं। ठीक है, इतने कितने हो गए, 16 नंबर हो गए। अब अगर ये 16 नंबर हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर हमारे पास टोटल कितने हैं, 16 आए हैं, और कितने में से सिलेक्ट करना है, 50 में से, तो 16/50 प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है,
अब 16/15 हो गई, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग कंपोजिट नंबर। अगर हमको अब कंपोजिट नंबर चाहिए तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल में से यानी कि 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो 1 - 16/50 दैट इज 34/50। ठीक है, इसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा आपके पास 17/25। यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 118। तो 118 भी NC7 दिया गया है आपको। ठीक है, NC7 और कहा जा रहा है कि n ग्रेटर देन 7 आपको दिया गया है और पूछा जा रहा है कि अगर n की वैल्यू 7 से बड़ी हो तो NC7 जो है वो 7 का मल्टीपल होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। NC7 जो है वो 7 का मल्टीपल हो जाए। अब देखिए इसमें बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, अगर n की वैल्यू 7 से बड़ी ले लें, जैसे हमने मान लिया 8 ले लिया, तो 8C7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8C7 की वैल्यू 8 आ जाएगी। क्या ये 7 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा अगला ले लें, जैसे 9 ले लिया, 9C7 की वैल्यू क्या आ जाएगी, हो जाएगी 9/2 इंटू 8/1। ठीक, क्या ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। अच्छा इसे n की वैल्यू 10 ले लिया, 10C7 ले लें, 10C7 तो हो जाएगा 10/3 और इंटू 9/2 और इंटू 8/1। क्या ये 7 का मल्टीपल है, ये भी 7 का मल्टीपल नहीं है। यानी कि अगर हम लोग n की वैल्यू NC7 में 7 से बड़ी लेंगे तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं मिलेगा जो 7 का मल्टीपल बन रहा हो। यानी कि आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए तो 7 का मल्टीपल नहीं बन पाएगा। NC7 कभी भी 7 का मल्टीपल नहीं आएगा फॉर ग्रेटर देन 7। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, यानी कि जो आपका ए ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये 7 का मल्टीपल कभी ये देगा ही नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कहता है, क्वेश्चन नंबर 119 कहता है कि 2 नंबर है x एंड y, इस तरीके से किए जा रहे हैं कि x + y जो है वो 4 का डिविजिबल हो जाए। तो x + y 4 का डिविजिबल हो तो कितने नंबर है आपके पास, 1 to 10 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमने 10 तक नंबर ले लिया। अब आपको इसमें से 2 ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जिनका सम जो है वो कितना बन रहा हो, वो सम जो है उनका 4 का मल्टीपल बन रहा हो। देखिए कौन कौन से लिए जा सकते हैं, जैसे हमने 1,3 ले लिया, ठीक, 4 आ जाएगा, ये मल्टीपल बन जाएगा। अच्छा जैसे हमने 1,7 ले लिया, 8 आ जाएगा। अच्छा और क्या ले लिया, और क्या बनेगा, नहीं बनेगा। जैसे हमने 2,6 ले लिया, बन जाएगा, 8 बन जाएगा और 8 जो है वो मल्टीपल है। जैसे हमने 3,5 ले लिया, ठीक है, और कोई नंबर से 4 के साथ कोई ले लें, तो 4 के साथ अगर हम लोग कोई 2 अलग अलग नंबर लेने हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यही जो नंबर हैं यही जो है 4 के मल्टीपल बनाएंगे। तो अगर 1,3 ले रहे हैं तो 3,1 भी ले सकते हैं, तो नंबर 1,7 है तो 7,1 भी लिया जा सकता है, 6,2 भी लिया जा सकता है और 5,3 भी लिया जा सकता है। यानी कि जो बने थे उनके x और y भी आपस में चेंज किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से टोटल कितने आपके पॉसिबिलिटीज बनती हैं, टोटल आपके पास पॉसिबिलिटीज बनती हैं 8 पॉसिबिलिटीज हैं कि आप जब आप 2 नंबर लें और उनका सम जो है वो 4 का मल्टीपल हो, तो 8 पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक है, तो बस आपके पास 10 में से 2 नंबर सेलेक्ट करने की हो गई 10C2 और टोटल पॉसिबिलिटीज हो गई 8, तो क्या 8/10 में से 2 को सेलेक्ट कर लिया, 8/10C2। फेवरेबल केस हो गया आपके पास 8, टोटल केस हो गया 10C2। तो जब आप इनको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8/45, 8/45 जो आंसर आ जाएगा। और हमारे सेट का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि x इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट एन नेचुरल नंबर, कि x + 1/x जो है वो 2 से बड़ा हो, x + 1/x जो हो वो क्या हो,
ग्रेटर देन 2 हो, x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 हो। अब x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2, x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2। अब हमारे पास अगर 1 to n नंबर है, 1 से लेकर के कहाँ तक के नंबर हैं, n तक नंबर है, तो x प्लस 1/x की वैल्यू आप कोई भी ले लीजिए, ये हमेशा 2 से बड़ी वैल्यू आएगी, सिवाय किसके, सिवाय x इज इक्वल टू 1 के। यानी कि x बराबर 1 लेने पर जो x प्लस 1/x की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी व्हेन x इज इक्वल टू 1। बाकी x की जगह, 1 की जगह अब आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2 से शुरुआत कर दें या 1 से आगे से शुरुआत कर दें, x प्लस 1/x की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, 2 से बड़ी ही आएगी। यानी कि हमारे पास 2 से बड़ी वैल्यू लेने के लिए केवल एक ये है, ऐसा टर्म है जिसमें 2 की वैल्यू x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं आएगी। तो फिर एक केस ऐसा है जिसमें x प्लस 1/x की वैल्यू 2 से बड़ी नहीं आएगी। तो टोटल फेवरेबल केस कितने हो गए, टोटल फेवरेबल केस, टोटल नंबर हम लोगों के पास n है, उनमें से एक नंबर ऐसा है जहां पर बराबर भी आ जाएगा, ग्रेटर देन नहीं होगा, तो एक उसको हटा देंगे, तो ये सारे के सारे हमारे फेवरेबल केस बन जाएंगे। और टोटल केस क्या है, टोटल केस आपके पास n नेचुरल नंबर है तो टोटल n हो जाएंगे। तो आपका प्रोबेबिलिटी बन जाएगी x प्लस 1/x ग्रेटर देन 2 होने की कि n माइनस 1/n, n माइनस 1/n, यानी कि ऑप्शन नंबर सी ये सही हो जाएगा। तो साथियों, ये लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है और यहीं पर आपके जो एनडीए सितंबर 2022 का पेपर था उसके सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट होते हैं। इसके टोटल 7 लेक्चर हम लोग ने बनाए हुए हैं, इनको आप चैनल पर देख सकते हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छे लगे हों और ये आपके लिए हेल्पफुल हों तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।